हेलो। सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज अपना पर्सन की सीरीज में अगला चैप्टर है डीएफ ब्लॉक एलिमेंट। और डीएफ ब्लॉक एलिमेंट में ऑब्जेक्टिव पर्सन कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो अपना पहला इसमें पर्सन देखो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो याद रखो, डी ब्लॉक जो है ना, डी ब्लॉक लिखते हो आप, डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इसकी चार सीरीज है ना, ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, ऐसे चार सीरीज है। और चार सीरीज में देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट किनको बोलते हैं? वे तत्व है जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, डी उपकोष में भरे, उनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और संक्रमण एलिमेंट की अलग परिभाषा है इसकी, संक्रमण तत्व की अलग है। और वो किसको बोलते हैं? वे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनमें डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं हो, डी कक्षक क्या आंशिक भरा हो, D10 नहीं हो, D9, D1 से D9 तक हो, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व। यानी वे तत्व जिनमें डी कक्षक पूर्णतया भरा हुआ नहीं हो या आंशिक भरा हो, यानी पूरा भरा हुआ नहीं, उनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट जो तत्व आएगा, 3D का लास्ट आएगा क्या आएगा? जिंक आएगा। इसका लास्ट क्या आएगा? कैडमियम आएगा। और इसका लास्ट क्या आएगा? मरकरी आएगा। उसके बाद ये पूर्ण वाला चल रहा है। तो ये तीन एलिमेंट जो है ना, ये इन सब में क्या है? तीनों में इसमें 3D10 पूरा है, 10 भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन की विन्यास लिखोगे तब देखना, इसका 4D10 है और इसका 5D10 है। सब में डी में क्या 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक कैडमियम मरकरी जो है ना, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, ध्यान रखना। ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसको नहीं बोलते। तो डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व है, लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। कौन से? जिंक कैडमियम और इसमें मरकरी वाला। क्या लिखा है? डी संक्रमण तत्व कहा जाता है। किन को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं? किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और कौन से संक्रमण है? डी ब्लॉक वाले। तो सभी डी ब्लॉक तत्व क्या है? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट कहलाएंगे। लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं होते। ये तीन संक्रमण नहीं है, बाकी सारे क्या होते हैं? संक्रमण तत्व भी और डी ब्लॉक भी है। तो डी ब्लॉक को बोलते क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं डी ब्लॉक को। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है? निम्न में से संक्रमण तत्व नहीं है। अब संक्रमण कौन सा नहीं है? देखो, ये तीन एलिमेंट जो है ना, ये तीन संक्रमण तत्व नहीं है, डी ब्लॉक के तो हैं, जिंक कैडमियम और मरकरी। तो इसमें कौन सा संक्रमण नहीं है? कौन सा नहीं है? कैडमियम है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये डी ब्लॉक का तो है, ये भी डी ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का, ये भी डी ब्लॉक का, ये भी डी ब्लॉक का, सारे चारों डी ब्लॉक के हैं। लेकिन ये संक्रमण तत्व है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो ये तीन नहीं है, जिंक कैडमियम और मरकरी, इसलिए कैडमियम यहाँ इसमें उत्तर आ गया। इसमें देखो अगला, अगले में क्या है? निम्न में से संक्रमण तत्व कौन सा है? अब देखो संक्रमण कौन सा है ये पूछ लिया, और कौन से में क्या है? देखो, जिंक है, ये डी ब्लॉक का तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। कैडमियम है, डी ब्लॉक का है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। पारा डी ब्लॉक का लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कौन सा है? मैंगनीज है, परमाणु क्रमांक 25, ये क्या है? संक्रमण तत्व है, साथ में डी ब्लॉक का एलिमेंट भी है। तो मैंगनीज क्या है? संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक का भी है। और ये तीन बाकी जो है, जिंक कैडमियम मरकरी, ये तीनों डी ब्लॉक के तो हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। इसके बाद देखो अगला, डी ब्लॉक में द्रव्य धातु कौन सी है? तो डी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड है? तो डी ब्लॉक में सारे एलिमेंट के धातु हैं, सारे मेटल हैं, उनमें कौन सी मेटल है जो लिक्विड है? लिक्विड कौन सी होती है पता है आपको? कौन सा है? पारा। पारा क्या होता है? लिक्विड, यानी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है? Cu+2 एक्वस यानी जलीय विलयन का स्थायित्व है Cu+1 एक्वस यानी जलीय से अधिक होने का कारण क्या है? तो Cu वैसे है ना, कॉपर है ना, तो कॉपर में लिखते हो आप, कॉपर लिखोगे ना, इलेक्ट्रॉन के विन्यास, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना? 29 होता है। कितना होता है? 29, 29। तो इसका लिखोगे ऐसे, लिखोगे इस तरह से, 3D10 4S1 लिखते हैं।
इसलिए कॉपर जो है ना अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर Cu+1 बनाता है ये, और +1 होते ही एक इलेक्ट्रॉन ये निकलते डी में कितने 10 हो जाएंगे, तो 3D 10 हो गया और पूरा भर गया ये, और पूरा भरा होने के कारण ये अधिक स्थायी है। लेकिन Cu है ना, Cu+2 के रूप में न रहकर Cu+2 के रूप में पाया जाता है, +1 के रूप में न रहकर Cu+2 के रूप में होता है। क्यों? कि कॉपर का अगर जलीय विलीन करोगे ना तो जल में क्या है, इसकी जल योजन ऊर्जा जो है इतना मान होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, और निकालने से Cu+2 बन जाता है, इसलिए Cu+2 अधिक स्थायी हो जाता है। तो कारण कि इसका जल योजन ऊर्जा कौन सी है, इसकी जल योजन ऊर्जा जो है ना वो इसके स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। किसके? Cu+2 अधिक स्थायी है Cu+1 से। इसके बाद देखो अगला, NiCO4 में निकल धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और जिसकी निकालनी उसको X मान लो। देखो यूं लिखा हुआ है Ni और CO4 इसमें निकालना है, तो निकल पे निकालना है तो X मान लो, प्लस तो CO क्या है, कार्बोनिल लिगेंड है, और CO पे कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब इस पे चार्ज क्या है, 0, तो 4 CO पर 0। ऊपर आवेश है वो हमेशा बराबर आता है, ऊपर यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है, तो X बराबर क्या आएगा, 0। यानी ये निकल पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, निकल के हमेशा यहाँ शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। तो याद रख लो एक पॉइंट, धातु कार्बोनिल यौगिक मतलब जिन धातुओं में केवल CO जुड़े रहे, जैसे यूं लिख दें Fe, है ना, CO5 लिख दिया यूं, इस तरह से यूं लिख दें, या लिख दें ऐसे CrCO6 ऐसे लिख दें, इस तरह से, जिनमें केवल CO जुड़ा रहे, केवल CO जुड़ा रहे, उस अवस्था में सब के अंदर धातु पर चार्ज हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। इसलिए यहाँ पर निकल पे भी चार्ज क्या आएगा, 0, यानी 0 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है निकल यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, 3D संक्रमण श्रेणी तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है कौन सा है। तो यानी डी ब्लॉक में 3D सीरीज है ना, 3D में देखो ऐसे है, ऐसे लिखते हो, शक्ति, वक्र में, फिर कोई, निकला, कॉपर, जिंक, ऐसे हैं 21 से लेकर लास्ट करते जाओ, लास्ट क्या आएगा 30 तक। ये है डी ब्लॉक की पहली सीरीज है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज है। और इस 3D सीरीज में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था मतलब सबसे अधिक प्लस चार्ज किस पे ज्यादा आएगा, तो किस पे होता है, मैंगनीज जो होता है ना, मैंगनीज ऑक्सीकरण अवस्था लिखी है आपने, और मैंगनीज जो होता है ना ये मैंगनीज क्या है, +7 तक दर्शाता है, क्योंकि मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन का विन्यास लिखोगे ना तो यूं आएगा मैंगनीज 3D5 4s2 होता है इसे। तो इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक निकालेगा तो +1 2 +2 3 +3 ऐसे +7 तक निकलेंगे, +7 तक। तो यानी सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है, मैंगनीज की होती है। किसमें, 3D सीरीज में, याद रखना 3D में होती है ये, 3D सीरीज में सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीजन अवस्था किसकी होती है, मैंगनीज की होती है। किसकी होती है, मैंगनीज की होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, अगले में क्या है, निम्न में से +7 ऑक्सीजन अवस्था कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है। देखो अभी लिखा है मैंने, +7 तक कौन कर रहा है, मैंगनीज कर रहा है। इन चारों में क्या है, Fe जो है ना, Fe +2 दर्शा सकता है, +3 दर्शा सकता है ऐसे। कॉपर है ना +1 दर्शाता है, +2 दर्शाता है। क्रोमियम जो है ना अधिकतर +3 दर्शाता है, +1 भी दर्शाता है। लेकिन +7 तक कौन दर्शाएगा, मैंगनीज। तो मैंगनीज है ना ये +7 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, मैंगनीज आपको इसमें ऑप्शन करना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्न में से किस आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। तो इन आयनों में किस में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित मतलब डबल डबल, सारे इलेक्ट्रॉन डबल ही हैं। अब देखो पहले देखो लिख रहा हूं क्रोमियम, अब आपको इनका परमाणु क्रमांक तो यानी 3D सीरीज के आने चाहिए। याद करने का तरीका होता है शक्ति, वक्र में, फिर कोई, निकला, कॉपर, जिंक, ऐसे 21 से लेकर 30 तक। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। इसका लिखोगे ना, सब में यहाँ लिखते हैं पहले आर्गन, 18 तक पूरा हो गया। इसके बाद और याद रखना क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे होता है ये 3D5 4s1। वैसे हिसाब से 4s2 3D4 होना चाहिए, लेकिन अर्धपूरित अवस्था अधिक स्थायी होती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन S से D में आ जाता है, तो 3D5 हो जाएगा। तो इसका 3D5 है। अब क्या लिखा है, +2 है, और +2 होते ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक ये निकल गया और एक यहाँ से। डी में कितने बच गए, 4 बच गए, तो यहाँ मैं कर दूं 4। डी में कितने बच गए, 4, तो S में 0 हो गया और डी में कितने हो गए, 4।
और 4 होते ही अब डी में देख लो इलेक्ट्रॉन युग्मित मतलब भरने हैं आपको। अब 4 कैसे भरोगे, 1 2 3 4, हुंड के नियम से समान ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन पहले आपको एक एक भरना है, एक 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 एक। कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल हो गए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल हो गए। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। क्या लिखा है, समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित, इसका मतलब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अयुग्मित है। इसके बाद देखो कॉपर +1 Cu प्लस। अब Cu में परमाणु क्रमांक 29, तो क्या लिखोगे, आर्गन और लिख के और 3D और 4s एस लिखते हैं, 4s में 1 लिखते हैं और D में 10 लिखते हैं। 29 है ना, 18, एक S में 19 और 10 यहाँ 29। अब +1 करते हैं कि यह निकल जाएगा और यहाँ कितने 10 रह गए, 10 रहते ही इस तरह से, तो डी में इलेक्ट्रॉन भरोगे 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे क्या हो गए, डबल डबल हो गए, सारे युग्मित है। तो सभी इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित है ना, तो युग्मित अवस्था में सारे इलेक्ट्रॉन। देखो निकल देख लो, निकल करके देख लो Ni+2, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से 28 28, 28 में क्या लिखोगे 3D और 4s, 28 में 18 आर्गन हो गया, 18 के बाद 2 20 और यहाँ 8, ऐसे कितने हो गए आर्गन, 2 20 और 8 28 हो गए। अब निकल +2 होते ही यहाँ 0 हो गया, 2 निकल गए। अब डी में कितने 8 है, 8 करके देख लो आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सिंगल रह गए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो सारी युग्मित नहीं है, 3 ही जोड़े हैं, बाकी 2 सिंगल रह गए। ऐसे कॉपर +2 कर लें, कॉपर +2 करोगे ना, कॉपर का वही 29, 29 में कैसे लिखते हो, ऐसे 3D10 4s1, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और 29 +2 होते ही एक यहाँ से निकल गया, 0 हो गया, और यहाँ से एक निकल गया, तो 10 से क्या हो गया, अब 9 हो गए। 9 होते ही इलेक्ट्रॉन भरो, 9 आप भर के देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सिंगल रह गए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है। तो किसके पास सभी इलेक्ट्रॉन डबल डबल है, किसके पास है, कॉपर +1 है ना, इसके पास सभी इलेक्ट्रॉन डबल डबल है, इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित किस में है, कॉपर +1 में। तो कॉपर +1 में क्या सभी इलेक्ट्रॉन के युग्मित अवस्था में है, ये ऑप्शन आपको करना है इस तरह से। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय कौन सा है, प्रतिचुंबकीय। अब एक पॉइंट याद रखना है, वह परमाणु या आयन जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में यानी डबल डबल हो सारे, कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल यानी अयुग्मित ना हो, वो हमेशा होता है यानी डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। और कहीं पर भी अगर एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल आ जाएगा ना, उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अनुचुंबकीय हो जाएगी, यानी पैरामैग्नेटिक हो जाएगी, अनुचुंबकीय। अब क्या लिखा है कि जिसमें प्रतिचुंबकीय कौन सा है, सभी इलेक्ट्रॉन डबल डबल किसमें, वो देखना है। अब देखो कॉपर का देखना है, कॉपर में क्या है, ऐसे लिखते हो ना, 3D10 4s1, कॉपर का ये तो लिखते हो आप, कॉपर 29 में। अब कॉपर +2 होते ही 0, यहां लिख दूं चलो मैं ऐसे, +2 होते ही यहां से एक निकल गया, तो 3D में कितना रह गया, 9 रह गए, और S में क्या रह गया, 0। अब करके देख लो, D में 9 है ना, तो D में 9 भरोगे ना, तो ऐसे भरोगे यूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सिंगल रह गया, ये क्या है, ये अनुचुंबकीय है। क्या ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय नहीं है। Zn+2, Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखते हो ऐसे, आर्गन 3D, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना इसका 30 है ना, 30, तो 3D10 और 4s2, 18 2 20 और 10 30 हो गए पूरे। अब Zn+2 है, +2 होते ही 2 इलेक्ट्रॉन S वाले निकल जाएंगे, S के निकलते 3D10 और 4s क्या हो गया, 0। अब D में 10 है, तो 10 भर के देख लो आप, यूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी डबल डबल है, और सभी डबल डबल है, प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक, ये प्रतिचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय। क्या पूछा है, कौन सा है प्रतिचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय, ये आ गया उत्तर। इसका करके देख लो, क्रोमियम का भी, क्रोमियम का ये होता है 3D5 4s1 होता है क्रोमियम का 24। अब +2 है तो 2 निकल गए, एक S से एक D से 3D4 और
4s 0 हो गया। अब डी में 4 है, 4 भरेंगे तो 4 सिंगल सिंगल भरे जाएंगे ऐसे, 1 2 3 4, इसमें 4 सिंगल है, ये अनुचुंबकीय है, न कि प्रतिचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय। ऐसे टाइटेनियम है, इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है, 22 में ऐसे आर्गन 18, फिर 3d और 4s, 18 2 20 और 2 22, ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। +2 होते 2 निकल जाएंगे, 2 निकलते ही डी में 2 और एस में क्या हो गए 0, निकल गए 2। डी में 2 मतलब ऐसे भरोगे, 2 ऐसे भरोगे तो कितने सिंगल है, 1 और 1 2, तो इसके पास 2 सिंगल है, ये भी क्या है अनुचुंबकीय है, तो ये भी अनुचुंबकीय है, ये भी अनुचुंबकीय है, ये भी अनुचुंबकीय है। कौन सा प्रतिचुंबकीय है ये, और ये कौन सा है Zn+2 क्या है प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगले प्रश्न में क्या है, Zn+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब देखो दोबारा वापस वही आ गया, Zn+2 निकालना है तो जिंक परमाणु क्रमांक 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूं लिखोगे आर्गन या 3d और 4s, तो 2 और 10, 18 2 20 10 30। अब क्या लिखा है Zn+2 है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 s वाले निकालने पड़ेंगे, ये 2 निकलेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d 10 और 4s 0। अब इसका बॉक्स का डायग्राम बना लो, डी का बनाना है आपको, 3 4 5, 10 भरने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे डबल डबल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें सिंगल नहीं है। क्या पूछा आपसे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल कितने हैं, सिंगल कितने है ही नहीं, 0 है, इसमें कितने हैं 0 है। क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 0 होते हैं, किसमें Zn+2 में। इसके बाद देखो अपना अगले में क्या है, निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर क्या लिखते हो √n+2, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। और n यहाँ पर क्या है, उस तत्व में आप निकाल लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने आपको n का मान निकालो रखो। पहले देखो V+3 वेनेडियम, और वेनेडियम है ना, इसका परमाणु क्रमांक कितना है वेनेडियम, शक्ति वक्र मतलब V23, 23 होते ही ऐसे लिखोगे आर्गन 3d और 4s, 18 2 20 और 3 23। क्या है इसमें V क्या है +3, +3 और +3 निकालोगे ना तो इसमें 2 ये निकल जाएंगे, एक यहाँ से, 3d में क्या बचेगा, एक क्या बचेगा 2 बचेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन d में क्या है 2, क्या है सिंगल है ना, 1 2 2 ही सिंगल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, 2 सिंगल है तो n का मान यहाँ रखो 2, म्यू बराबर तो √2 और 2 + 2, तो 2 2 4 4 2 8, तो √8, और √8 का मान कितना होता है, ये लगभग 2.74 बोर मैग्नेटॉन, ये इसकी इकाई होती है चुंबकीय आघूर्ण की इकाई, बोर मैग्नेटॉन 2.7 यानी 2.74 आ गया किसका, इस वेनेडियम का। क्या पूछा है अधिकतम पूछा है इसका 2.7। अब Fe+3 लिखा है, क्या लिखा है Fe+3, अब Fe+3 में निकालो, Fe जो निकालोगे ना आप ऐसे Fe, तो क्या लिखोगे 26 है परमाणु क्रमांक, तो ऐसे लिखोगे आर्गन 3d और 4s, तो 2 यहाँ वर्गे 18 2 20 और 6 26। अब क्या लिखा है Fe+3 है, और Fe+3 का मतलब यूं हो गया ना +3, और +3 का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे, यहाँ से निकलेगा तो डी में 5 बचेंगे, तो लास्ट में 3d5 बच गया, और 3d5 का मतलब डी में इलेक्ट्रॉन भर दो 5, 5 कैसे भरेंगे, डी में 5 कक्षक है, 5 में एक आ जाएगा 1 2 3 4 5, इसके पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, और 5 सिंगल है तो आप रख दो फॉर्मूले में म्यू बराबर √n और n+2। अब n का मान कितना रखना है आपको 5 रखना है, तो √5 और 5 + 2 7, 7 5 35, तो √35, और √35 का मान, अब देखो अगर रूट के मान नहीं आए ना तो आप ये ध्यान रखो, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आए ना उसके आगे पॉइंट लगा के उत्तर आएगा, 5 है तो 5 पॉइंट मान में, 2 है तो 2.72 या 2.74 है ना, ऐसे अगर 1 है तो 1.72 आ जाएगा, 3 है तो 3.83 आ जाएगा,
4 है 4.92 आ जाएगा, 5 है 5.96 आ जाएगा, ऐसे अधिकतम 5 आएंगे सिंगल ऐसे। तो यानी 5 यहाँ क्या आएगा 5.96 बोर मैग्नेटोन, इसका चुंबकीय गुण आ गया। फिर देखो Cr+3 क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है 24, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ऐसे आर्गन 3d और 4s, क्रोमियम का ये होता है 3d5 4s1, +3 है और +3 होते ही 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3 कौन सा निकालेंगे, एक यहां से 2 यहां से, तो डी में कितने बच गए 3 बच गए इस तरह से। और 3 का मतलब यूं ऐसे भरेंगे 1 2 3 ऐसे 3, कितने सिंगल हो गए इसके पास 3 सिंगल है। अब 3 रख के रखो यहाँ 3 3 प्लस है ना 3 3 प्लस 2, तो 3 2 5 5 दिया 15, √15 आएगा, √15 का मान क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा ना वो आएगा 3.83 बोर मैग्नेटोन, ऐसे निकाल लोगे, इसका 3.83 आ गया। इसी प्रकार से फिर कोबाल्ट है, कोबाल्ट का 27 परमाणु क्रमांक 27 होता है, इसका लिखोगे ना आप आर्गन 3d और 4s, तो यहाँ 18 और 2 20 और 7 27, क्या लिखा है CO+3 है, और +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो डी में 6 बचेंगे, तो 3d6, और 6 कैसे भरोगे ऐसे इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6, कितने सिंगल रह गए 4, तो 4 सिंगल है। अब √n का मान 4 रख दें, 4 4 + 2, तो 6 6 चौका 24, √24, √24 का मान क्या आता है 4.92 आएगा, 4.92 बोर मैग्नेटोन, याद रख लो। याद करने का तरीका देखो ये कर लो, अगर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल आए ना तो उत्तर आएगा 1.72 बोर मैग्नेटोन, अगर 2 सिंगल आएंगे ना उत्तर आएगा 2.74 बोर मैग्नेटोन, अगर 3 सिंगल आएंगे ना उत्तर आएगा 3.83 बोर मैग्नेटोन, अगर 4 सिंगल आएंगे ना तो उत्तर आएगा 4.92 बोर मैग्नेटोन, और अगर 5 सिंगल आएंगे ना उत्तर आएगा 5.96 बोर मैग्नेटोन। ये याद कर लो, सिंगल इलेक्ट्रॉन निकाल के सीधा ही कर सकते हो आप, ऐसे फॉर्मूला में लगाने की आवश्यकता है नहीं, मैंने निकाल के बताया। अब अधिकतम किसका है, अधिकतम देखो यहाँ कितना है 2.74, यहाँ 5.96, 3.83, 4.92, 5.96 अधिकतम Fe का, किसका है Fe+3 का क्या अधिकतम होता है चुंबकीय आघूर्ण का मान, ये आपको निकालना आना चाहिए, इस तरह से निकालने का तरीका बताया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व का सामान्य व आयनिक अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरा होता है, यानी किसका अगर सामान्य अवस्था हो तब भी D10 रहे और आयन बढ़ा दें तब भी D10 रहे, किसका, कॉपर, देखो कॉपर में है ना ऐसे होता है 3D10 और 4s1, Fe का जो होता है ना Fe का ये होता है 3D6 4s2 Fe का, जिंक का होता है 3D10 4s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने चाहिए आपको, कोबाल्ट का 3D7 4s2, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सामान्य अवस्था में देखो पूरा भरा रहे डी कक्षक, अब देखो सामान्य अवस्था में इनका तो पूरा भरा हुआ है ही नहीं, इसका और इसका तो ये तो अपने आप बाहर हो गए। अब सामान्य अवस्था में D10, ये भी D10 है, ये भी D10 है। अब आयनित अवस्था में आयन बढ़ाओगे ना तो कॉपर +2 बनाता है, और कॉपर +2 बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और 2 निकालते एक S का निकल गया और एक D का, तो D में 9 हो जाएंगे, D पूरा भरा हुआ नहीं है, पूरा कब भरेगा जब D में 10 होंगे, इसका मतलब इसमें D10 नहीं हो सकता अगर आयन बढ़ाएंगे तब। ये देखो जिंक, और जिंक हमेशा +2 दर्शाता है, जिंक में स्थायी ऑक्सीजन अवस्था +2 ही होती है, जिंक हमेशा +2 दर्शाएगा, +2 के अलावा कुछ नहीं दर्शाता ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 निकालेगा D में 10 रहेंगे। तो जिंक जो है ना सामान्य अवस्था में D पूरा भरा रहता है, और आयन बनने के बाद भी D क्या है पूरा भरा रहता है, इसलिए कौन सा होगा इसका उत्तर जिंक हो जाएगा, हमारा जिंक वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्न में से कौन सी तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं, जिनमें केवल क्या है एक फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था होती है, बदलता नहीं है। कोबाल्ट जो है ना ये +3 दर्शाता है, Fe है ये +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है, देखो अब ये परिवर्तनशील आ गया ना,
परिवर्तनशील नहीं हो, अब यहाँ परिवर्तनशील आ गया, CO +3 है। क्रोमियम है ना, ये +3 भी होता है क्रोमियम का और +1 भी होता है। मैंगनीज जो होता है ना, ये +7 तक दर्शाता है, +1 से लेकर +7 तक ये बदल रहा है। स्कैंडियम, और याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कैंडियम की हमेशा +3 ही होती है। क्या होती है? स्कैंडियम हमेशा +3 ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, स्थायी ऑक्सीजन अवस्था। और जिंक का हमेशा +2 ही होता है, ये बदलेगा नहीं। तो इन दोनों में है ना ऑक्सीजन अवस्था बदलती नहीं है, परिवर्तनशील अवस्था में नहीं है। कॉपर है ना, ये +1 भी है और +2 भी है। सोना है, ये +1 भी है +3 भी है। इसका मतलब कौन सा है जो परिवर्तनशील अवस्था में नहीं है? कौन सा नहीं है? स्कैंडियम और जिंक है, इनकी हमेशा स्थायी रहती है। और याद कर लो, स्थायी ऑक्सीजन अवस्था या अपरिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था स्कैंडियम में +3 और जिंक में क्या होती है? +2 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, निम्न में से किसका चुंबकीय गुण न्यूनतम है? वापस वही आ गया, किसका चुंबकीय गुण का मान सबसे कम है? अब निकाल लो, पीछे निकाला वैसे। अब देखो मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूं। यहां क्रोमियम में 3D4S, क्रोमियम में क्या है? 3D5 4S1 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक S से एक D से, तो 3D क्या रहेंगे? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल भरेंगे, 4 सिंगल भरेंगे तो वो फॉर्मूला √n+2 में रखोगे, 4 रखोगे, उत्तर क्या आएगा? 4.92 आएगा इसका। इसमें देखो मैंगनीज +2 है, मैंगनीज का ये होता है 3D5 4S2। अब +2 का मतलब 2 निकल गए, तो ये 2 निकल गए, डी में कितने रह गए? 5, 3D5, मैंगनीज में 5 है, और 5 का मतलब 5.96 उत्तर आएगा ये, 5.96। अभी बताया ना मैंने, 5 है 5.96, 4 है 4.92, 3 है 3.83, 2 है 2.74, 1 है तो 1.72, ऐसे। Fe+2 है, Fe में 3D6 4S2 होता है Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 निकाल दिए, +2 है, 2 निकलते S के 2 निकल जाएंगे, 3D में 6 रहेगा, 3D में क्या रहेगा? 6, 6, और 6 रहते ही अब D में 6 भरेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, एक डबल हो जाएगा, 4 सिंगल रहेंगे। क्या रहेंगे? 4 सिंगल, 4 सिंगल रहेंगे तो 4.92 बोर मैग्नीटोन, ये आ जाएगा। और कॉपर +2 देखो, कॉपर +2, अब कॉपर में क्या होता है? 3D10 4S1 होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। +2 करते ही एक ये निकलेगा, एक यहां से, तो डी में कितने रह गए? 9 रह गए। और 9 का मतलब कैसे भरोगे? यूं 9 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सिंगल रह गए? एक ही रहा है, एक सिंगल रहेगा, मान क्या आएगा? 1.72 बोर मैग्नीटोन। तो सबसे कम किसका है? 1.72 किसका है? Cu+2 का। चुंबकीय गुण का मान सबसे कम होता है Cu+2 का। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले में क्या देखो इस तरह से, अगले में Fe+2 का चुंबकीय गुण कितना होगा? अब देखो अभी निकाला हमने, Fe+2 का चुंबकीय गुण का मान देखो ये निकाला, कितना होता है? 4.92 बोर मैग्नीटोन। कितना होगा? 4.92 या 4.89 जो भी आ रहा है ना, इतना बोर मैग्नीटोन होगा किसका? Fe+2 का चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है। वैसे फॉर्मूला है ना ये, न्यू √n+2, n यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितने अयुग्मित इसमें देखो Fe+2 में? 2 निकल गए, 3D5, और 3D5 को ऐसे बनाना आपने यूं, 3D6 को ऐसे बनाना, 1 2 3 4 5 6, कितने सिंगल रह गए? 4, और 4 सिंगल रह गए तो n का मान यहाँ 4 रख देंगे, तो म्यू बराबर √, और 4 + 2, तो 6 6 चौका 24, तो √24, और √24 का मान कितना होता है? 4.90 या 92 जो भी है, इतना। कितना उत्तर दे रखा है? 4.89 बोर मैग्नीटोन है इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, निम्न में से रंगहीन आयन कौन सा है? अब याद रखो यहाँ रंगहीन आयन कौन सा है? Fe+, यहाँ +3 है ये। रंगहीन आयन कौन सा है वो देखना है। अब आज आप एक पॉइंट याद कर लो, जिन आयनों में या तो D0 आ जाए या D10 आ जाए, क्या आ जाए? या तो D0 विन्यास आ जाए,
डी में 0 या डी 10 आ जाए, 10 आ जाए, उनमें डी संक्रमण नहीं हो सकता। फुल भरे हो ना, या तो फुल भरा हो या फिर खाली हो, उनमें डी संक्रमण नहीं होता। और डी संक्रमण जिनमें नहीं होता ना, वो क्या होंगे, रंगहीन होंगे। क्या होंगे वो, रंगहीन। और इनके अलावा बाकी D1 से D9 तक याद कर लो आप, सारे क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। इनमें डी संक्रमण हो सकता है। क्या हो सकता है, डी संक्रमण संभव है। तो याद रखना, डी ब्लॉक तत्वों में रंग का मुख्य कारण क्या है, डी संक्रमण होता है। जिनमें होता है वो तो रंगीन, जिनमें नहीं होता वो रंगहीन। अब देखो D0 D10 किस में, वो चेक कर लो आप। अब देखो कैसे चेक करेंगे, टाइटेनियम है, परमाणु क्रमांक कितना है, इस तरह से, शक्ति 22, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 22, ऐसे। तो यानी Ti का है 22, और 22 है तो कैसे लिखोगे, यूं 3D4S 2 2, 20 से 2 22। अब +4 है तो चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और चारों निकलते क्या गया, डी में क्या आ जाएगा, 0। यहां देखो Fe+3, तो Fe का यूं होता है 3D6 4S2। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एक 2s का और एक डी का, तो 3D5 रह गया, इसमें 3D5 है। यहां देखो निकल, निकल का परमाणु क्रमांक, फिर कोई निकला 28, 28 में 3D8 4S2 होता है। अब 3D4S2 में 2 निकाल दो s के, तो डी में 8 रह जाएंगे, 3D8 हो गया इसका, 3D8। और कॉपर +2, ये कॉपर +2 है, कॉपर का होता है 3D10 और 4S1 होता है। 2 निकाल देते, एक s का एक d का, 3D9 हो गया। अब जिनमें D0 वो रंगीन होते हैं। अब देखो ये D0 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये D0 है, ये क्या होगा, रंगीन। तो यहाँ रंगीन कौन सा होगा, Ti+4 क्या है, रंगीन है, इनमें कोई रंग नहीं होता। बाकी सारे क्या होते हैं, रंगीन प्रकृति के होते हैं। फिर देखो अगला, अगले में क्या है, पित्तल मिश्र धातु किसकी बनी होती है। अब देखो याद रखना ये 2-3 बातें। एक तो पित्तल, क्या नाम है, पित्तल है ना, एक कांसा, एक गन मेटल, 2-3 तो याद कर लो आप। अब देखो इन सब में, सब के अंदर कॉपर सब में रहेगा, कॉपर कॉपर कॉपर। अब पित्तल के थोड़ा नरम होता है, जिंक नरम होता है, पित्तल कॉपर में मिला दे जिंक तो पित्तल बन जाएगा। कांसा जिसको तो बेल मेटल बोलते हैं, घंटे की धातु, बहुत अधिक हार्ड होता है ये, इसमें मिला दें टिन, टिन मिला दें Sn। और इस गन मेटल में तीनों मिला दें, जिंक और टिन, ऐसे तीनों आ गए। तो अगर कॉपर के साथ जिंक है तो पित्तल कहलाएगा, कॉपर के साथ टिन है तो कांसा कहलाएगा, और कॉपर के साथ दोनों है ये जिंक और टिन, तब गन मेटल कहलाएगा। ये तीनों याद कर लो आप। अब क्या पूछा है, पित्तल मिश्र धातु किसकी है, किसकी है, कॉपर और जिंक की है। किसकी है, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, कौन है, पित्तल। याद रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, Cr2O7-2 में CrOCr बंद कोण का मान कितना है। देखो यूं है, इस तरह से, क्रोमियम जो है ना, यूं इस तरह से संरचना होती है इसकी, किसकी, Cr2O7-2, इसकी संरचना इस तरह से लिखते हैं यूं, है ना, यूं ये है Cr2O7, और पूरे पे क्या है, -2, तो यहाँ 2 है ना, ऐसे 2 को माइनस कर दें यूं, इस तरह से, यूं और इसको यूं, तो ये Cr2-2 है, ये Cr2O7-2। अब ये बंद कोण कितना है, ये याद रखना है, कितना है, 126 डिग्री होता है। कितना होता है ये, 126 डिग्री इसका बंद कोण का मान होता है, ये आपको याद रखना है, कितना है, 126 डिग्री, 126 डिग्री बंद कोण का मान, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला, लेंथेनॉइड संकोचन किस में वर्गीकरण होता है। लेंथेनॉइड संकोचन किससे होता है, लेंथेनॉइड संकोचन F ब्लॉक में लेंथेनॉइड में पाया जाता है। और ये कहते हैं लेंथेनॉइड का आकार क्या है, थोड़ा छोटा होता है, जो जो चलेंगे ना आकार घटता जाएगा। क्यों, कारण क्या है, आकार को 2 कारक प्रभावित करते हैं, एक तो नाभिकीय आवेश, एक परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आवेश तो आकार घटाता है, परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है। अब आकार घटे किससे, नाभिकीय आवेश से घटेगा, तो कौन सा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करेगा, आकार को घटाएगा। तो कौन घटाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार। लेंथेनॉइड संकोचन किस में वर्गीकरण होता है, किससे होता है,
प्रभावी नाभिकीय आवेश से। तो लेंथ एनोडिक संकोचन किससे होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश से। लेंथ एनोडिक संकोचन मतलब आकार कम होना। तो लेंथ एनोड का आकार क्या है? कम होता चला जाता है। लेंथ एनोडिक संकोचन प्रभावी नाभिकीय आवेश से होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है? हरा मैग्नेट आयन किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकीय होता है? यानी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें? हरा मैग्नेट आयन है जो है। और हरा मैग्नेट आयन जो होता है ना, उसको लिखते हैं ऐसे, हरा मैग्नेट आयन होता है +6 को बोलते हैं हरा मैग्नेट। और मैंगनीज जो होता है ना, और मैंगनीज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखते हो आप यूं, आर्गन, फिर 3d5 और 4s2। तो 6 निकाल दें तो डी में क्या रह गया? 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन रहने से क्या ये हरा मैग्नेट अनुचुंबकीय होता है? किससे होता है? 1 इलेक्ट्रॉन रहने से क्या ये अनुचुंबकीय होता है? क्योंकि हरा मैग्नेट आयन Mn+ था, और +6 करोगे ना तो 2 ये निकल गए और 4 यहाँ से, 3d में 1 बचेगा और 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल है ये, इससे इसका अनुचुंबकीय होता है। किससे? 1 इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय होता है। फिर देखो अगला, निम्न में से कौन से तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? कौन से जो जिनमें +1 ही होती है? अब देखो यहाँ Fe क्या होता है? +3, अधिकतर +3 या +2। कोबाल्ट है ये +3, जिंक है +2, Ag है ये +1, कॉपर है ये +2 भी होता है और +1 भी होता है, क्रोमियम है ये +3 होता है, Au है +3 +1, कैडमियम है ये +2 होता है। कौन से तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? अब +1 कौन सा दर्शाएगा? आप देखो क्रोमियम +1 भी दर्शाता है। किसमें? केवल +1 है। +1 किस में होती है? कॉपर के अंदर भी होती है और क्रोमियम के अंदर +1 होती है। बाकी सब में देखो किसी में +2 +3 है। किसमें? कॉपर और क्रोमियम के अंदर क्या +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, कॉपर और क्रोमियम। ठीक है। फिर देखो अगला अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है? लेंथेनोइड श्रेणी का कौन सा तत्व है +4? क्या है? +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। याद कर लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेंथेनोइड मैंने बताया था आपको, सीरियम जो होता है ना, सीरियम, ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। निकालने के बाद Ce+4 दर्शाता है ये, जो क्या है? स्थायी विन्यास, जिनोन का स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाएगा, इसलिए +4 दर्शाता है सीरियम। कौन दर्शाएगा? सीरियम +4 दर्शाता है, ध्यान रखना है ये, इसको थोड़ा याद कर लें आप। ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है? निम्न में से किस में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? वापस वही आ गया। अब इसमें देखो 3d10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो डी में कितने रह गए? अब 10 रह गए, एस के निकल गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ 0 है ही नहीं, सारे डबल डबल हैं। Fe में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d। अब इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 21 से लेकर 30 तक तो सब याद करने पड़ेंगे, तभी आपसे सारे प्रश्न होंगे ये। तो अब देखो Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन एस के निकल गए, 3d 6 रह गए। 6 का मतलब 5 यूं सिंगल बने हुए, 1 डबल हो जाएगा, तो सिंगल कितने बचेंगे? 4 बचेंगे सिंगल। यूं है ना, ऐसे 6 कैसे भरोगे? ऐसे तो भरोगे, 1 2 3 4 5 6, कितने सिंगल रह गए? 4। फिर देखो निकल में यूं 8 और एस +2, 2 निकल गए, डी में कितने? 8 बच गए। 8 का मतलब यूं करोगे ऐसे, 8 का मतलब इस तरह से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सिंगल रह गए? ज्यादा कर दिए गए 5। तो ऐसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सिंगल रह गए इसके पास? 2। तो इसके पास 2 ही सिंगल है। कॉपर +2 देखो, कॉपर का ही होता है 3d10 4s1, 2 निकाल दो, एक ये निकल जाएगा, एक यहाँ से, डी में 9 बचेंगे, 3d9। 9 का मतलब यूं भरोगे आप ऐसे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, कितने सिंगल रहेंगे इसके पास? इसके पास एक ही सिंगल है। अब क्या पूछा है? किस में अधिकतम अयुग्मित है? किस में सबसे अधिक है? 4। किस में है? Fe+2 में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Fe+।
+2 के अंदर है, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, जीडी गैडोलीनियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। अब देखो ये क्या है, लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड देखो ऐसे सिर पर नंद पद्मनी, थोड़ी देर लिखता हूं मैं, लेंथेनॉइड को याद करने का तरीका लिख लो, सिर पर नंद पद्मनी शर्माओ यू गाइड तब दी हो अरे तामी अब लू, ये है। ठीक है ना, 58 से लेकर 71 तक, 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71। अब इसका इलेक्ट्रॉन किसका पूछा आपसे, गैडोलीनियम का पूछा है, जीडी का, इसका पूछा है। परमाणु क्रमांक कितना है, 64 लिखा है, 64, देखो ये रहा 64, इसका पूछा है। अब देखो जब लिखते हैं ना किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथ नोड का लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि लेंथ नोड में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, 4f में बढ़ेगा, तो ऐसे लिखेंगे 4f 5d 6s। और इस, अब देखो 64 से पहले क्या था, जीनोन आता है 54, 54 तो ये हो गया, और 54 और 2 56, एक आएगा यहाँ 57, और फिर 64 है तो 7 यहाँ बढ़ जाए, 57 और 7 64, तो 4f7 5d1 6s2 होता है किसका, जीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कौन सा होगा, सेकंड वाला, ये सेकंड उत्तर सही हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको लेंथेनॉइड का आना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है, कौन सा समूह सिक्का धातु कहलाता है। सिक्का जिसे सिक्के का निर्माण बोलते हैं ना, पुराने जमाने में राजा क्या है, सिक्के का निर्माण करते थे, अलग अलग सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए, उसको बोलते सिक्का धातु। किसके बनाए, तांबे के, किसके बनाए, सोने के, किसके बनाए, चांदी के सिक्के। कभी आपको लिखा ऐसा नहीं मिलेगा लोहे के सिक्के बनाए, चमड़े के सिक्के जरूर, अलग अलग चीज है वो। तो यहाँ धातु कौन सी है, सोना चांदी और तांबा, इनके सिक्के चलाए गए। तांबा चांदी और सोना ये तीन है ना, इनको बोलते क्या बोलते हैं, इनको सिक्का धातु बोलते हैं, सिक्के के निर्माण में काम आती है, सिक्का धातु कहलाती है। फिर देखो अपना अगला, निम्न में से किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है, यानी किसका पहला आयनन विभव ज्यादा है, और किसका ज्यादा होगा, जिसमें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो टाइटेनियम में क्या होता है, परमाणु क्रमांक ये 22 में ऐसे 3d2 4s2, इसका मैंगनीज का 3d5 4s2, Fe का 3d6 4s2, निकल का 3d8 4s2। अब देखो किसका प्रथम आयनन विभव का मान ज्यादा होगा, जिसमें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो यहाँ तो देखो एस में सब में सेम ही है, एस को छोड़ दो। अब डी में देखो यहाँ 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, और डी में अर्धपूरित और पूर्णपूरित हो। अर्धपूरित का मतलब डी में 5 हो, ये हाफ फील्ड है, अर्धपूरित है। D10 मतलब पूर्णपूरित, पूरा भर गया। अगर ये विन्यास है वो अधिक स्थायी होता है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़े उसका आयनन विभव उतना क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसका आयनन विभव का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। किसका, इन विन्यास का। और ये किसमें है, मैंगनीज में है 3d5। तो मैंगनीज का प्रथम आयनन विभव का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला, अनुचुंबक की अनुचुंबकता गुण किसमें सर्वाधिक है, वापस वही आ गया, सबसे अधिक किसमें है। अब वापस देखो, इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, बार बार 4-5 बार प्रश्न आ गए ये। अब देखो क्रोमियम +3, क्रोमियम का 24, और 24 का मतलब 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक ये 2 यहां से निकल गए, तो डी में कितने रह गए, 3 रह गए ना यहाँ 3, और 3 मतलब 3 सिंगल भरेंगे, 1 2 3, 5 तक सिंगल भरते हैं, 5 कक्षा डी में होते हैं,
3 सिंगल मतलब मान कितना आएगा 3.82। वो फॉर्मूला लगा देंगे, रूट है ना n+2, n या सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या, या 3 सिंगल आएंगे तो 3.82। फिर मैंगनीज देखो 3d5 और 4s2, तो 2 निकाल दिए ना, 2 निकालते डी में कितने रह गए 5, और डी में अधिकतम 5 भरते हैं, 1 2 3 4 5 सिंगल भरेंगे, और 5 भरेंगे तो 5 यहाँ रखेंगे तो उत्तर क्या आएगा 5.9, ये 96 बोर मैग्नेटोन, ये आ गया। Mn+3, तो 3d5 4s2 प्लस 3 निकाल दो, 2s का और 1d का, डी में 4 बच गए 3d4। अब 4 भरेंगे, 4 सिंगल भरेंगे, 4 सिंगल भरेंगे तो उत्तर 4.90 बोर मैग्नेटोन, ये 92 जो भी है। फिर निकल देखो, निकल में 3d8 और 4s2 होता है, तो s के 2 निकाल देंगे, डी में 8 बचेंगे, और 8 कैसे भरोगे ऐसे यूं 8, डी का कक्षक 5 होते हैं तो 8 कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बच्चे सिंगल 2, 2 सिंगल बचेंगे, मान कितना आएगा 2.74 बोर मैग्नेटोन। तो क्या लिखा है सर्वाधिक किसका है, किसका सबसे अधिक 5.96, किसका आया है Mn+2 का, किसका है Mn+2 का क्या है सबसे अधिक 5.96 होता है। फिर देखो अगला प्रश्न, डी ब्लॉक तत्वों के द्वारा प्रदर्शित गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं दर्शाता। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने अलग अलग 5-6, उनमें देखो डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, सही है, सही है। डी ब्लॉक तत्वों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है, संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सही है, ये भी सही है। डी ब्लॉक तत्व अधिकतर अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ये भी सही है, प्रतिचुंबकीय नहीं होते, कुछ एक छोड़कर, मेन सामान्यतः लिखते हैं सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। तो कौन सा गुण नहीं है, प्रतिचुंबकत्व वाला गुण नहीं दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी तीनों गुण क्या डी ब्लॉक एलिमेंट दर्शाते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, समान चुंबकीय गुण वाले आयन बताइए। समान, अब Cu+1 है ना, 3d10 4s1, s का एक निकल गया, डी में 10 d10 होते ही इलेक्ट्रॉन साथ डबल डबल, कोई भी सिंगल नहीं है, चुंबकीय गुण का मान इसका क्या आएगा 0 आएगा। Fe+3, तो 3d5 4s, ये 3d6 4s2 आयरन का, 3d6 4s2 में 3 निकाल दो, s के 2 और 1 d का निकलेगा, डी में 5 बच गए, 5 बचेंगे तो 5 सिंगल 5.96 आएगा। अब इसके समान नहीं है, इसका मतलब यह गलत हो गया। Mn+2 मैंगनीज का 3d5 4s2 होता है, 2 निकल गए, इसके 3d5 बच गया, 5 5 सिंगल है 5.96 इसका, और इसमें Fe+3 है, तो Fe+3 में 3d6 4s2, तो 3 निकालने हैं, तो s के 2 और 1 d का, तो d में 5 बच गए, इसमें 5 बच गए तो 5.96। सेम पूछा है, ये आगे सेम ही आ गया, आगे निकालने की आवश्यकता नहीं, आगे वाले आपको दे निकालना, निकाल के देख लेना, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद अपना अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में क्या है, अगले में देख करके देखो इसको, हेलो हाँ ठीक है मैं करूँ थोड़ा देर। इसके बाद देखो संक्रमण धातु आयनों का रंग निर्भर करता है। अब देखो अभी मैंने कहा था संक्रमण धातुओं में रंग का मुख्य कारण क्या होता है, डीडी संक्रमण, क्या होता है डीडी संक्रमण, जिनमें डीडी संक्रमण हो वो तो क्या होते हैं रंगीन, और जिनमें डीडी संक्रमण नहीं हो वो क्या होते हैं रंगीन होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, Cu+, ये Cu परमाणु क्रमांक 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। अब कॉपर का बताया था मैंने, आर्गन 3d10 4s1 होता है, क्या होगा 3d10 4s1, तो ये आपको यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक 21 से 30 तक तो आप याद कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोनों इंपॉर्टेंट है, कॉपर का भी क्रोमियम, दोनों याद रखना, पेपर में पूछेंगे क्योंकि इनमें ऑफ वो सिद्धांत का उल्लंघन होता है, कॉपर और क्रोमियम दोनों याद कर लेना, इन दोनों में ऑफ वो सिद्धांत का उल्लंघन होता है स्थायित्व के कारण, इसलिए उनमें एस से इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है, बाकी किसी में नहीं आता, इसलिए क्रोमियम का 3d5 4s1 हो गया, एस में से एक इलेक्ट्रॉन डी में आ गया, ठीक है ना। क्रोमियम का याद रखना 3d5 4s1। इसके बाद देखो चुंबकीय गुण का मान निकालने का फॉर्मूला बताओ। अब फॉर्मूला बताया ना मैंने, म्यू बराबर क्या होता है √a
N+2 ये लगाना है फॉर्मूला आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, ये सूत्र है ये। अब फॉर्मूला देख लो, रूट फिर N+2 किसमें है, रूट N+2। देखो इसमें दो सेम लिख दिए इसने, ठीक है ना, रूट N+2 इसने दो सेम लिख दिए, ये भी है ना, और ये भी है, तो दोनों, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, लिखा हुआ आ जाए तो फॉर्मूला निकालने का आपको तरीका आना चाहिए, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, निम्न में से एफ ब्लॉक तत्व कौन सा नहीं है, एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक में क्या है, मैंने याद करने का तरीका बताया, सिर पर नंद, एनडीबी एफ ब्लॉक का है, एनबीबी है ना, ये एचओबी एफ ब्लॉक का है, सिर पर नंद, पद्मिनी शर्माओ यू गाइड कब दी हो, एचओ, अरे एफ ब्लॉक का। एनबी नहीं है, नायोबियम, ये क्या है, डी ब्लॉक का है, ये एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, इसलिए एलिमेंट याद होने चाहिए। पूछ लें डी ब्लॉक का कौन सा है, एफ ब्लॉक का कौन सा तत्व है, आपको याद रहे ना, तो आप देख के पहचान सकते हो डी का कौन सा और एफ का कौन सा है। इसके बाद देखो, निम्न में से एफ ब्लॉक तत्व कौन सा है, एफ ब्लॉक का कौन सा है, अब देखो थेलियम ये पी ब्लॉक का है, ठीक है ना, ये डी ब्लॉक का है सोना, हाफनियम अब ये भी डी ब्लॉक का है, और ये टीएम है ना, तामी, ये लेंथेनोइड है, ये क्या है, एफ ब्लॉक का है। बाकी सारे क्या है, ये पी ब्लॉक का है, ये डी का है, ये डी का है, ये क्या है, एफ ब्लॉक का है, कौन सा, थूलियम एंड टीएम। अंत संक्रमण तत्व है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, किस ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एफ ब्लॉक को, किसको बोलते हैं, एफ ब्लॉक को। तो याद रखो, डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व और एफ को बोलते हैं अंत संक्रमण तत्व, क्योंकि एफ ब्लॉक को संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के अंदर से निकाला गया बाहर, तो बोलते अंत संक्रमण तत्व, किसको, एफ ब्लॉक को बोलते हैं। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, निम्न में से परायूरेनिक तत्व कौन सा है, परायूरेनिक, परा मतलब इसका कई बार नाम इसका आता है, ट्रांस यूरेनिक नाम लिखा हुआ आता है, एक ही बात है, ये नाम आ जाए ट्रांस यूरेनिक तत्व है, ये नाम लिखा हुआ आ जाए, ट्रांस यूरेनिक या परा यूरेनिक तत्व कौन सा है, तो क्या लिखोगे, वे यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92, क्या लिखोगे, यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92 के बाद वाले तत्व परा यूरेनिक तत्व कहलाते, परा मतलब पर है बाद में, किसके बाद, यूरेनियम के बाद वाले, 92 के बाद, 93, 94, 95 ऐसे आगे चलेंगे, वो सारे क्या परा यूरेनिक तत्व कहलाते हैं, परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम के बाद वाले। अब कौन से, देखो इस तरह से थोड़े, अब देखो कहां से शुरू होता है, 90 से, ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कफ इश्क फरमाओ मैडम नोलर, ये 90 से लेकर 103 तक है, टोटल 14 एलिमेंट है, ये क्या है, एफ ब्लॉक है, और ये 5F सीरीज है, ध्यान रखना, ये एक्टिनोइड है, ये सारे क्या है, ये सारे एक्टिनोइड एलिमेंट है, वो लेंथेनोइड थे 58 से 71 तक, और 90 से 103 तक है, ये एक्टिनोइड एलिमेंट है, एक्टिनोइड है ये। अब देखो इसमें परायूरेनिक कौन सा तत्व है, अब देखो इनमें देख लो, यूरेनियम 92 ये यहाँ, इसके बाद वाले सारे, ये इधर वाले सारे, ये सारे परायूरेनिक, इसके बाद वाले सारे कौन से, इसके बाद वाले सारे क्या, ये सारे, ये और ये सारे परायूरेनिक है, ये इसके बाद इसके नीचे वाले सारे। अब देख लो HO ये लेंथेनोइड है, ये क्या है, ये लेंथेनोइड है, ये परायूरेनिक नहीं है। AM ये एक्टिनोइड है, परायूरेनिक है, देखो AM यहां आ गया यूरेनियम के बाद। ER ये लेंथेनोइड है, और ये भी लेंथेनोइड है, परायूरेनिक नहीं, कौन सा है, ये वाला AM अमरेंसियम, अमरेंसियम ये क्या है, परायूरेनिक तत्व है, यूरेनियम के बाद आता है ये। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, निम्न या किसी आयन का चुंबकीय आघूर्ण 5.9 बोर मैग्नेटोन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, अभी बताया था मैंने 5.9 है तो 5, 4 पॉइंट कुछ आए तो 4, 3 पॉइंट कुछ आए तो 3, 2 पॉइंट कुछ आए तो 2, 1 पॉइंट कुछ आए तो 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल होता है, तो 5.9 है बोर मैग्नेटोन, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे, कितने होंगे, 5 होंगे, बस सीधा निकालने का तरीका है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बस, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह डी ब्लॉक तत्वों का नहीं है, अब डी ब्लॉक कौन से नहीं है, अब देखो बिस्मिथ ये एल्यूमिनियम,
अब ये पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का आ गया। हाफनियम ये डी ब्लॉक का, ये डी ब्लॉक का। कौन सा डी ब्लॉक तत्वों का नहीं है? वेनेडियम डी ब्लॉक, क्रोमियम डी ब्लॉक, चांदी कॉपर डी ब्लॉक, ये नहीं है। ये क्या है? दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के नहीं है। ठीक है ना। तो आज अपने जो है 40 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव पर्सन डीएफ ब्लॉक में से। ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को करके देखना आप आराम से। अधिकतर चुंबकीय गुण वाले प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले हैं, कौन सा एफ ब्लॉक का है, कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो आपको याद होने चाहिए। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लें तो थोड़े आपको याद होने चाहिए। गुण पूछ लें, गुण के प्रश्न पूछे हमने इसमें, वो सारे आपको करने हैं। बाकी अगली क्लास में हम इसमें आगे 40 के बाद और स्टार्ट करेंगे, आगे इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, अब 80-90 करेंगे। ठीक है ना। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए आज की इस क्लास में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुए अपने डीएफ ब्लॉक के। इतने आप करो, उसके बाद अपनी अगली क्लास में इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।